हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों और मेरे साथियों, आप लोगों को राजेश कल्याणा की ओर से सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। जी हाँ यानो। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना पार्ट नंबर 48। और हमने इससे पहले जो किया था एल्केन के बारे में, और एल्केन के 5 कार्बन तक हमने उनके नामकरण आपको बताए थे, IUPAC नाम कैसे लिखे जाते हैं। तो अब हम आगे की श्रृंखलाओं को करने से पहले जो महत्वपूर्ण जो बातें हैं वो आज हम पढ़ेंगे। और इसको शुरू करने से, अपनी दिनचर्या को शुरू करने से पहले कुछ आपको मोटिवेट करना चाहता हूँ कि हो इरादों में हकीकत, हो इरादों में हकीकत, हौसलों में जलजला। हो इरादों में हकीकत, हौसलों में जलजला। आसमां झुककर तुम्हारे पांव तक आ जाएगा। देख लेना ये किनारा नाव तक आ जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, अगर आप मेहनत करना शुरू कर देते हो और बिल्कुल दिल से मेहनत करना शुरू करते हो तो पूरी कायनात आपका सहयोग देना शुरू कर देती है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं इसके बारे में, रूढ़ पद्धति, व्युत्पन्न पद्धति और IUPAC पद्धति, नामकरण पद्धतियाँ पढ़ेंगे। IUPAC पद्धति आपको बताई दी, रूढ़ पद्धति क्या होती है उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद में चौथा पॉइंट है अपना पूर्व लगन परफिक्स कौन कौन से होते हैं, और 5वां है क्रियात्मक समूह किसे कहते हैं। तो इन चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं बेटा रूढ़ पद्धति के बारे में, ट्राइवल मेथड्स के बारे में या ट्राइवल सिस्टम्स के बारे में बात करेंगे। और रूढ़ नाम को हम लिखेंगे यहाँ पे RN। ये अगर मैं लिख दूँ तो आप समझ लेना ये रूढ़ नाम की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो करते हैं शुरुआत। हम शुरुआत करें बेटा लेके इसकी CH4 की। ये आपके सामने पहला जो उदाहरण है किसका, रूढ़ पद्धति का जो पहला उदाहरण है वो हम लेते हैं CH4 को लेते हैं, हम लेते हैं CH4। तो इसका नाम क्या है, इसको क्या कहते हैं, नाम तो इसका मेथेन है, ठीक। IUPAC नाम तो मेथेन है, लेकिन इसकी प्राप्ति जो स्थल है, इसको जो प्राप्त करते हैं बेटा वो किससे करते हैं। आपको पता है कि इसका रूढ़ नाम मार्श है, मार्श गैस भी इसको कहते हैं। और इसको प्राप्त किया जाता है कीचड़ से। किससे? कीचड़ से इसको प्राप्त किया जाता है, कीचड़ से या दलदल से। और जो बदबू आती है वो इसी की आती है, मार्श गैस की, कीचड़ की या दलदल की। ये आपका पहला एग्जाम्पल है रूट का। उसके बाद में हम बात करेंगे बेटा, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं CH3OH की। ये IUPAC नाम इसको कहते हैं बेटा मेथिल एल्कोहल। मेथिल एल्कोहल इसका IUPAC नाम है, मेथिल एल्कोहल। लेकिन ये लकड़ी के भंजक आसवन से प्राप्त किया जाता है, इसलिए इसका नाम है, रूढ़ नाम इसका क्या है, कास्ट स्प्रीट। कास्ट स्प्रीट इसका नाम है, ठीक है बेटा, इसका नाम है कास्ट स्प्रीट, ठीक है। और ये कैसे प्राप्त किया जाता है, लकड़ी के भंजक आसवन से, भंजक आसवन से। इसको समझ लो आप कि जैसे अपने कोई गीली लकड़ी है उसको जलाते हैं, जब गीली लकड़ी जलती है, सूखी के साथ में गीली जलती है, तो आप देखो कि जो गीली लकड़ी है उसके पीछे एक लिक्विड निकलता है जो ऐसे लगता है जैसे कुछ पदार्थ निकल रहा है। तो वो पदार्थ ही क्या कहलाता है, कास्ट स्प्रीट कहलाता है, कास्ट स्प्रीट कहलाता है। तो इस प्रकार से आपको ये बात ध्यान रखनी है
कि लकड़ी के भंजक आसवन से जो मेथिल एल्कोहल निकलता है, जिसका नाम क्या है, कास्ट स्प्रिट है। इसका नाम रूड नाम कास्ट स्प्रिट है और इसका मार्श गैस है इसका। अब तीसरा हम बात करेंगे, इसमें तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं बेटा। आप ले लो CH3 COOH। वैसे तो इसका नाम है एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल इसको बोलते हैं, लेकिन इसका जो रूट नाम है वो बेटा है क्या है, एसिटिक अम्ल, एसिटिक एसिड या एसिटिक अम्ल। और इसको किससे प्राप्त करते हैं बेटा, सिरके से प्राप्त करते हैं, सिरका। एसिटिक अम्ल एसिटिक अम्ल सिरके से प्राप्त किया था, यानी कि सिरका जो होता है वो आप बेकरी में उपयोग करते हो, या ब्रेड पकोड़े, या आप कुरकुरे बनाने में, पकोड़े बनाने में, पकोड़ों को खस्ता बनाने के लिए, करारी जो चीज़ बनती है उसको बनाने के लिए आप उस सिरका डालते हो। ठीक है, तो ये आपके एक बेकरी पाउडर की तरह भी इसको यूज किया जाता है, इसलिए एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल का जो प्राप्ति स्रोत है वो सिरका है। चौथा आप देख लीजिए बेटा, कार्बन के कितने हाथ होते हैं बेटा, कितने हाथ होते हैं, 4 हाथ होते हैं। ठीक है, तो चारों हाथों पर आप एक पे H रख दो, दूसरे पर CH3 लिख दो, तीसरे पर OH लिख दो, और चौथे पर आप ये OH इधर लगा हुआ, ठीक है, OH, और इधर COOH लिख दो। तो अब आप इस पे स्टार लगा सकते हो। अब आपको कि सर स्टार क्यों लगाया, क्योंकि ये कार्बन जो है इस पर सारे जितने भी ग्रुप जुड़े हुए हैं वो सारे अलग अलग है, एक जैसे नहीं है, इसलिए ये ज़्यादा एक्टिव है। और इसको क्रेट कार्बन कहते हैं, क्रेट, क्योंकि एक ये हथेली की तरह हो गया, क्रेट हथेली को कहते हैं। हथेली में जैसे 5 उंगलियां जो है वो सारी अलग अलग हाइट की होती है, तो इसी प्रकार से ये इसको क्रेट कार्बन कहते हैं। और ये किसका सूत्र है, ये लैक्टिक एसिड्स का सूत्र बेटा, किसका है, लैक्टिक अम्ल का सूत्र है, लैक्टिक अम्ल। इसकी प्राप्ति किससे होती है बेटा, इसकी प्राप्ति होती है दूध से, दूध से इसकी प्राप्ति होती है, दूध मिल्क से इसकी प्राप्ति होती है। और मैं आपको बता दूं कि लैक्टम जो है वो दूध को कहते हैं, और दूध की शुद्धता मापने वाला जो होता है आपके पास लैक्टोमीटर होता है, जो दूध की शुद्धता को नापते हैं। उस पर उसके अंदर एक कांच का पात्र में ऐसा लिक्विड भरा होता है, जिसको डुबोने से, डिप करने से जितना वो डूबता है उतना उसके अंदर क्या होता है, पानी होता है। अगर 1/2 डूब गया तो उस दूध के अंदर आधा पानी मिला हुआ है। अगर 1/4 डूब गया, वो डिप हो गया, एक पैमाना उस पर लिखा होता है जहाँ तक वो डूबेगा, तो उस प्रकार से उसको नापते हैं। अब हम बात करेंगे जो लैक्टिक एसिड्स है बेटा, ये लैक्टिक एसिड्स है, हम जैसे ही काम करते हैं तो हमारी मांसपेशियों में जहाँ पर ऑक्सीजन नहीं पहुँचता वहाँ पर लैक्टिक एसिड्स क्या है, बनता है। ये लैक्टिक एसिड्स बनता क्यों है, ये इसलिए बनता है कि जो खाद्य पदार्थ है, जो भोजन चाहिए शरीर को, वहाँ पर ऑक्सीजन है पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुँच रहा। जैसे पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुँचता जितना उसको चाहिए, तो वहाँ पे लैक्टिक एसिड्स बनता है। और हम जब थक जाते हैं, दिन भर काम जब कोई मजदूर करता है या कोई भी करता है, तो हमारे शरीर में ये लैक्टिक एसिड्स बनता है। ठीक है, थकान इसी से ही महसूस होती है। और जैसे ही आदमी आराम करता है तो उसके शरीर में पायरुविक अम्ल बनता है, पायरुविक एसिड्स बनता है। तो ये एक दूसरे में क्या होता रहता है, चेंजिंग होती रहती है। जैसे ही हम आराम करते हैं, दिन भर काम करने के बाद में रात में जैसे ही आराम करते हैं, तो लैक्टिक एसिड्स किस में चेंज हो जाता है, पायरुविक अम्ल में। और जैसे ही हम पायरुविक अम्ल की शरीर में अधिकता हो जाती है तो हमें ताजगी महसूस होती है और हम कार्य करना
वापस धीरे धीरे दिन में शुरू करते हैं, तो वापस पायरुविक अम्ल किस में चेंज हो जाता है, लैक्टिक एसिड्स में। तो ये मैंने आपको 4 जो बताए बेटा, इसके रूड नाम बताए हैं। रूड का मतलब उसकी प्राप्ति स्थल के आधार पर। तो आप इसमें ऐसे भी लिख सकते हो कि रूड पद्धति क्या होती है, जो किसी पदार्थ के प्राप्ति स्रोत से नामांकित किए जाए, नामांकित किए जाए, तो उससे पद्धति को क्या कहते हैं बेटा, रूड पद्धति कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करें बेटा थोड़ी सी व्युत्पन्न पद्धति की बात कर लेते हैं। व्युत्पन्न पद्धति क्या होती है, तो व्युत्पन्न पद्धति डिराइव्ड, जिससे नाम से ये डिराइव्ड मेथड, इसके अंदर बेटा हम एक जो है मूल श्रृंखला को, एक को मूल मान लेते हैं और उसके आधार पर बाकियों की क्या करते रहते हैं, नाम हम लिखते रहते हैं। तो इसको क्या कहते हैं आप, डिराइव्ड या व्युत्पन्न पद्धति कहते हैं। हम एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझेंगे। तो इसको हम एग्जाम्पल के द्वारा समझने से पहले देखिए कि रूड पद्धति के बारे में, जैसे मान लो हम लेते हैं, आपके सामने बात करेंगे अब रूड पद्धति की। किसकी, रूड पद्धति की बात करेंगे हम, व्युत्पन्न पद्धति की। व्युत्पन्न पद्धति, रूड, सॉरी डिराइव्ड सिस्टम। ठीक है, इसकी बात करें बेटा, पॉइंट नंबर 2 की बात। इसके अंदर हम लेते हैं, मान लो एक लेते हैं, इसमें सरल यौगिक कौन सा होगा, सरल यौगिक लेते हैं बेटा। सरल यौगिक की बात करेंगे, ठीक। और अगर मैं इसको मिटा दूं तो सही रहेगा, देखो, ताकि अपने को अच्छी तरह से दिखाई भी दे और स्पष्टता भी रहे। लो जी, हम बात करें किसकी, यहाँ पे सरल यौगिक। सरल यौगिक कौन सा लेंगे, ठीक है। सरल यौगिक के बाद में हम लेंगे यहाँ पे व्युत्पन्न, और इसका व्युत्पन्न क्या होगा, व्युत्पन्न, ठीक है। उसके बाद में हम इसका नाम, व्युत्पन्न का नाम, व्युत्पन्न सूत्र लिख सकते हैं आप, और यहाँ पे आप लिख दो बेटा व्युत्पन्न नाम क्या होगा। डेराइव्ड नेम को हम DN लिखेंगे, जैसे रूड नाम को हमने RN लिखा था, ठीक है। सुनिए, अब हम ले लेते हैं बेटा, इसमें हम पहला जो लेते हैं CH4 लेते हैं। बेटा आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है, मेथेन है, ये मेथेन है, ये मेथेन है, ये मेथेन है। IUPAC नाम इसका, जिसमें कार्बन 1 होता है, उसको मेथेन कहते हैं, ठीक है। अब इसका व्युत्पन्न लेने के लिए हमें पता है कि ये कार्बन है, और कार्बन के कितने हाथ होते हैं बेटा, 4 हाथ होते हैं। हम ऐसे करते हैं कि इसके अंदर ये मेथेन का मुख्य हो गया। अब इनके हाइड्रोजन को हटाकर, इसके 4 हाइड्रोजन को हटा के इसके अंदर कुछ और लगा देते हैं। मान लो ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है। इसके हाइड्रोजनों को हटा के इसकी जगह कुछ और जोड़ देते हैं। मान लो हमने यहाँ पे जोड़ दिया CH3, ये हटाया, यहाँ पे भी जोड़ दिया CH3, ये हटाया, ये CH3, अब ये हमने जोड़ दिया। समझ में आ रही बात आपको? है तो मेथेन, लेकिन इस पर जोड़ क्या दिए हमने, CH3 समूह जोड़ दिए। तो इसका नाम क्या होगा बेटा, आप ध्यान रखना, अभी मैं आपको बता देता हूँ। अकेले इसका नाम आपको कोई कहे तो आप इसका नाम बेटा लिख दोगे, CH3 को मैथिल, ध्यान रखना आप, ठीक है। इसको मैथिल बोलोगे, एक बार आप इंग्लिश में इसको बोलोगे मैथिल बोलोगे, ठीक है। अब सुनिए, तो इसका नाम हो जाएगा
मेथिल कितने हैं? 1 2 3 मेथिल है, तो इसका नाम हो जाएगा ट्राई मेथिल। नाम क्या हो जाएगा बेटा इसका? ट्राई मेथिल मेथेन। इसका नाम हो जाएगा ट्राई मेथिल मेथेन। ठीक है, इसका नाम हो जाएगा ट्राई मेथिल मेथेन। अब हम लेते हैं बेटा दूसरा जो है वो ले लेते हैं ये CH3OH। अब इसका नाम आपको क्या बताया था मैंने? इसका नाम मेथिल एल्कोहल है, लेकिन इसका सरल यौगिक का नाम हम लेंगे कार्बिनोल। आपको कि सर ये क्या नाम है? देखो भाई, कार्बन है इसमें और ऑल, ऑल ये समूह जिस पे लगा हो उसको ऑल कहेंगे। ये बातें अभी नहीं समझ में आएगी, लेकिन आगे वाली वीडियो में अच्छी तरह आपको समझ में आती रहेगी। तो ये कार्बिनोल है। अब हम देखते हैं कि इसके हम 2 एग्जाम्पल बना लेते हैं। चाहे आप देखो, एक ले लेते हैं ये CH3 कार्बिनोल। पहले बनाते हैं, पहले हम कार्बिनोल बना लेते हैं। लो जी, हम यहाँ पे ये कार्बिनोल ये बना लिया कार्बिनोल। ये कार्बिनोल का सूत्र है जी। ठीक है, अब हम इसके ऊपर हाइड्रोजनों के हटाएंगे, हटा के नाम लिखेंगे, तो ये ड्राइव्ड हो गया। व्युत्पन्न का मतलब क्या हो गया? उसका मूल रूप को उसको विकृत करके दूसरा रूप तैयार करना। तो इसका मूल रूप तो ये रहेगा, लेकिन इस पे कुछ न कुछ हम चेंजिंग करेंगे। तो देखिए, इसके अंदर हमने जोड़ दिया यहाँ पे CH2 जोड़ दिया और यहाँ पे CH3 जोड़ दिया। ठीक है, पर है तो ये कार्बिनोल, इतना इतना तो कार्बिनोल है। इस पे ये समूह जो है ये अलग जुड़ गया, ये सेम है। अब इसको हम कहेंगे, इसका नाम जो लेंगे इसको हम कह सकते हैं अगर हम इतना सा ले लें, ये देखो ये ले लें बेटा, ये इतना इतना ले लें, तो इसका नाम हम कहेंगे मेथिल कार्बोनिल। इसमें जुड़ा क्या बेटा? इसके अंदर ये मेथिल जुड़ गया ये, और मैंने कहा इसको मेथिल कहोगे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा आपके? मेथिल कार्बिनोल। मेथिल कार्बिनोल, कार्बिनोल, मेथिल कार्बिनोल की। ठीक है, ध्यान रखना, ये मेथिल, ये कार्बिनोल। इसके जैसा ही मैं और बना रहा हूँ, ये इतना इतना तो वैसे ही बनाऊंगा, सेम बनाऊंगा। C, ये OH, ये देखो बेटा ये OH, ये H है, ये H है। यहाँ पे CH3 की जगह CH2 करके, अब CH2 करेंगे तभी कार्बन के हाइड्रोजन के, कार्बन के हाथ होते 4, तो देखो 1 और 2 ये 3 हो गए, 1 फिर भी बच रहा है, उसके साथ हम CH3 और जोड़ देंगे। अगर इसकी बात करोगे तो कार्बन के 4 हाथ पूरे होंगे बेटा। देखो आप, 3 ये और 1 ये भी माना जाएगा, ये डैश, ये इसका हाथ ही माना जाएगा। ठीक है, 4 हो गए। अब इसके अंदर क्या जुड़ गया बेटा? ये जुड़ गया एथिल, इसको बोलते हैं एथिल। तो इसका नाम हो जाएगा आपके एथिल कार्बोनिल। एथिल कार्बोनिल, एथिल एथिल कार्बिनोल, एथिल कार्बिनोल बोलेंगे इसको। ठीक है, एथिल कार्बिनोल बोलेंगे। ठीक है, अब उसी प्रकार से आप बेटा ले लो, चाहे एसिटिक अम्ल का ले लो, चाहे आप ये यहाँ पे एसिटिक अम्ल का ले लो तीसरा। ये आपके सामने एसिटिक एसिड्स है, आपके सामने है CH3 COOH COOH, इसको बोलते हैं हम एसिटिक एसिड्स। लेकिन उसके अंदर हम बोलेंगे इसको, चलो एसिटिक एसिड्स बोलते हैं, एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। इसके अंदर हमने बेटा ये CH3 के H हटाकर, मान लो ये यहाँ पे कुछ और जोड़ दें, मान लो 2 मेथिल जोड़ देते हैं। ठीक है, 2 मेथिल जोड़ देते हैं या और कुछ जोड़ देते हैं। तो अब देखो इसके तीनों पे जोड़ दें तो अब देखो आप, ये इतनी इतनी संरचना तो हम ऐसे बनाते हैं। मान लो ये रहा आपके COOH और यहाँ पे CH, और CH के बाद में जोड़ देते हैं, मान लो यहाँ पे भी एक CH और जोड़ दें, और इसके ऊपर मान लो ये जोड़ दे CH3, ये भी जोड़ दे CH3। ठीक है, ये अलग है बेटा, ये थोड़ा अलग है, ध्यान रखना आप कहीं
इसको साथ में मत कर देना, ये अलग, ठीक है। फिर इसके एक H को हटा के हमने ये जोड़ दिया, आइसोप्रोपिल जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया, ये इतना इतना हमने क्या जोड़ दिया इसमें आइसोप्रोपिल समूह जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया, आइसोप्रोपिल समूह जोड़ दिया। तो इसको क्या बोल लेंगे हम, आइसोप्रोपिल एसिटिक अम्ल, ठीक है। इसका नाम क्या हो जाएगा, इतना इतना आइसोप्रोपिल, आइसोप्रोपिल, ये आइसोप्रोपिल कौन सा है, ये इतना इतना आइसोप्रोपिल है, ये आइसोप्रोपिल। और ये क्या है, एसिटिक अम्ल, ये पूरा का पूरा एसिटिक अम्ल बोला जाएगा, एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, आइसोप्रोपिल एसिटिक अम्ल। इस प्रकार से आपकी ये क्या होगी, ये इसके व्युत्पन्न नाम होंगे। एक बार और देख लो बेटा, एक बार और देख लो। ये मेथेन है, मेथेन ऐसे होता है बेटा, 4 होते हैं इसके, 1 2 3 4 होते हैं। हमने क्या किया बेटा, हमने 3 मेथेन ये निकाल दिए और उसकी जगह CH3 मेथिल जोड़ दिए। तो इसका नाम कितने मेथिल जोड़े, 1 2 3, तो 3 वालों को ट्राई कहते हैं, तो ट्राई मेथिल मेथेन इसको हम कहेंगे, ठीक है बेटा। और इसको हमने क्या किया, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसको ये C इस टाइप से लिख सकते हैं, यहाँ OH लगा दिया, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ H लगा दिए। समझ में आ रही बात आपको। लेकिन हमने ये हटाया बेटा, ये इतना हटा के उसके पीछे CH3 जोड़ दिया। तो है ये क्या है, कार्बिनोल। ये मेन तो कार्बिनोल, उस पर मेथिल जोड़ा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथिल कार्बिनोल, ठीक है। समझ में आ रही है। उसी प्रकार हमने क्या किया, आगे इसी के ऊपर H हटा के, ये H हटाया और उसकी जगह ये 2 जोड़ दिए बेटा, CH3 CH2 पूरा जोड़ दिया, एथिल जोड़ दिया, इसको एथिल कहेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, इसको क्या नाम देंगे, एथिल कार्बोनिल। ये एसिटिक एसिड्स का सूत्र है बेटा पूरा का पूरा। देखो ये एसिटिक एसिड्स का सूत्र है कि नहीं, और आपके सामने ये एसिटिक एसिड्स का सूत्र है कि नहीं। इसमें सिर्फ आपने क्या कमी की, सिर्फ एक H हटाया और उसकी जगह कुछ जोड़ा, तभी तो नाम में इसमें जुड़ गया, तभी तो कुछ अलग हुआ है। अगर ये इतना एसिटिक एसिड्स होता तो इतना ही होता, ये इतना ही फार्मूला होता। नाम में कुछ जुड़ा तो यहाँ भी तो कुछ जुड़ेगा। तो आइसोप्रोपिल है तो यहाँ भी आइसोप्रोपिल जुड़ा, इसको आइसोप्रोपिल कहते हैं। अब बीच के अंदर एक बात आ गई बेटा कि ये मेथिल एथिल ये प्रोपिल ये क्या है, ये भी आपको अच्छी तरह से समझना है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ बेटा, ये रूढ़ पद्धति के नाम है। रूढ़ पद्धति में ये कहते हैं, रूढ़ पद्धति के अंदर अपने जो था रूढ़ नाम जो थे, जो प्राप्ति स्थल है, वहाँ से ही इनको नामों को हमने ले लिया है, जिनको हम क्या कहते हैं बेटा, इनको हम कहते हैं कि ये रूढ़ नाम के अंतर्गत ही आते हैं। तो इसको आप अच्छी तरह से देख लें। देखो देखो चलो बेटा अब सुनिए। तो रूढ़ नाम के अंतर्गत ही आने वाले कौन से थे, रूढ़ नाम के अंतर्गत ही रूढ़ नाम, 3 नाम रूढ़ नाम याद रखना। आप इसको समझो पहले, ये क्या है बेटा, ये CH4, इसको आप कहोगे मेथेन। कार्बन कितना है बेटा इसमें, 1 है, इसलिए मेथेन। और हाइड्रोजन कितने बेटा इसमें, 3। आप ये समझो, इसका नाम क्या है, इसका नाम कहा सर आपने मैथेन, ठीक है जी मैथेन है। ओके, अब हम ले लेते हैं फार्मूला, ये पहला ले लिया बेटा, दूसरा फार्मूला लो आप। अब लो बेटा कार्बन 2, तो इसका जनरल फार्मूला 2 है, तो 2 का दुगना कितना हो गया, 4। 4 के ऊपर 2 और जोड़ो तो ये 6। इसका नाम क्या बेटा, इसका नाम है कार्बन 2 है, तो इसको कहेंगे एथेन। और इसको हम जोड़ेंगे तो कार्बन कार्बन जो है ये ऐसे जोड़ा। कार्बन के हाथ कितने होते बेटा, 4। एक हाथ तो इसके कॉमन हो गया, तो इसके कितने बच गए, 3। तो ये 3 हाथों पर क्या जोड़ दिया हमने, हाइड्रोजन जोड़ दिया। ये आराम से इसको समझना है, ये 3 पर क्या जोड़ दिया, हाइड्रोजन जोड़ दिया। ये आपको अच्छी तरह से आना चाहिए, ठीक है बेटा। समझ में आ रही है बात आपको। आगे देखो तीसरा हमने ले लिया ये C3 है, तो 3 दूनी 6, 6 और 2 8, H हो जाएंगे यहाँ पे 8। इसको कहेंगे हम बेटा प्रोपेन। क्या बोलेंगे इसको,
प्रोपेन। और इसको ऐसे लिखेंगे, देखो कार्बन कितने बेटा, कार्बन कितने, 3 है, 3 पे ये 3 और ये 4, इस पे एक, इस कार्बन की बात करें तो एक ये 2 तो ये हो गए, अब 2 इसके रह गए, इस पे 3 आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 7, ठीक, ये हो गया। समझ में आ रही है प्रोपेन। और 4 की बात करें बेटा तो 4 पे हो जाएगा C4 है, तो ये होगा H10 हो जाएगा दुगने से, तो इसको बोलते हैं ब्यूटेन बोलेंगे, ठीक है। ये सारे IUPAC नाम लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। और इसमें कार्बन कितने, 1 2 3 4 कार्बन है, तो बेटा इसके 3, 1 2 3 और ये 4, ये इसमें देखो आप एक बात ध्यान रखो, अगर मैं इसको इसमें से बेटा एक एक हाइड्रोजन निकाल दूं, मान लो ये हाइड्रोजन निकाल दिया, तो ये जब एक हाइड्रोजन की कमी हो तो प्रत्यय लगता है इल प्रत्यय। एक हाइड्रोजन की कमी क्या बोली जाती है, इल बोली जाती है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये मेथेन है बेटा, तो मेथेन क्या बोला जाएगा, ये बदल जाएगा ऐसे CH3 में, H3 हो गए, और ये एक संयोजकता ये तो लिखी जाएगी लेकिन H नहीं लिखा जाएगा, तो इसको बोलेंगे हम मैथिल। क्या बोलेंगे बेटा, इसको मैथिल बोलेंगे, इसको मैथिल बोलेंगे, ठीक है। ये है, इसमें से एक हाइड्रोजन नहीं लिखेंगे तो ये फार्मूला क्या बनेगा, देखो आप ध्यान से देखो, या तो इसको ऐसे लिख दो CH3 CH2 और ये, या इसको लिख दो C2 H5 और ये, इनका नाम होगा बेटा एथिल। इंग्लिश में भी आप लिख लो, जो आप इसको मैथिल, और इसको इंग्लिश में लिख लो बेटा एथिल, ठीक है बेटा। अब सुनो इसको, इसके अंदर से एक हाइड्रोजन निकाल लो, यहां से निकालोगे इसके 2 सिचुएशन बनेगी, यहाँ से निकालोगे तो यहाँ देखो क्या बन जाएगा CH2 और सॉरी CH3 CH2 और CH2, तो इसको बोलेंगे हम प्रोपिल। इसको क्या बोलेंगे बेटा, प्रोपिल बोलेंगे, प्रोपिल, ठीक है। अगर आपने निकाल लिया यहाँ से हाइड्रोजन तो बेटा अलग सिचुएशन बन गई, 3 ये यहाँ होंगे, 1 यहाँ होगा, ये यहाँ से फ्री हो जाएगा, और यहाँ पे 3 बीच में से निकाला, तो ये नहीं दिखाना, ये तो दिखाना, तो इसको बोलेंगे हम बेटा आइसोप्रोपिल। आइसोप्रोपिल समझ में आ गई बात आपको, ये आइसोप्रोपिल है बेटा, ये L है बेटा, 1 मिनट दोबारा लिख देता हूँ, प्रोपिल दोबारा लिख देता हूँ, प्रोपिल, ठीक है, आइसोप्रोपिल, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना, ये आइसोप्रोपिल है। इसी प्रकार इसमें से निकालेंगे एक हाइड्रोजन, ये निकाल देंगे तो ये ब्यूटिल बन जाएगा, आप खुद बनाना ये, ठीक है। समझ में आ रही है। तो ये जो शब्द थे वो रूढ़ नाम थे, कौन कौन से थे बेटा, एक तो आइसो और एक नियो। अब नियो का भी आपको बता देता हूँ, ये जो 2 नाम थे ये रूढ़ नाम थे, और एक आपके मेथिल और एथिल, ठीक है। तो अब देखो आपको मैं ये मिटा रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ कि रूढ़ नाम कौन कौन से थे, ये आप उतारना चाहते तो उतार लो, इसका एग्जाम्पल थोड़ा और बताऊंगा मैं, ठीक है। देखिए और भी थोड़ा विस्तार से थोड़ी सी जानकारी और प्राप्त कर लो, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी अच्छी नहीं होती। आगे और थोड़ा हम इसको और करते हैं। आप कहोगे सर क्या क्या बता रहे हो बीच बीच में, देखो ये चीज़ें जो है कंबाइंड चल रही है, ये कंबाइंड चल रही है, तो आप बिल्कुल पजल न हो, ये धीरे धीरे समझ में आ जाएगी। एक बार शायद आपको समझ में नहीं आए, लेकिन 1-2 वीडियो आप देखोगे तो ये आपको समझ में आते जाएंगे। लेकिन एक बार आपके दिमाग के अंदर ये फिट हो गए तो फिर ये आप कभी ज़िंदगी भर भी इनको नहीं भूलोगे। देखो
हम लेते हैं C4H10 से, इससे फार्मूले कुछ बनाते हैं IUPAC के, जिसको हम समावयवी भी कहते थे, समावयवी भी कहेंगे। तो ये अगर सीधे कार्बन के अंदर, कार्बन कितने 1 2 3 4 ऐसे भी बना सकते हैं हम, कार्बन की श्रृंखला को ऐसे भी जोड़ सकते हैं, कार्बन 4 होने चाहिए, सॉरी कार्बन ये 4 हो गए, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं हम इसको, कार्बन ऐसे 3 जोड़ दें, हम 3 श्रृंखलाएं बना सकते हैं कि नहीं। यहाँ पे हाइड्रोजन की कमी को पूरा करें तो बेटा ये 3, ये हाइड्रोजन की कमी को 2, ये हाइड्रोजन की कमी को 2, ये हाइड्रोजन की कमी को 3। तो इस प्रकार से जो हमारे पास ये प्राप्त हुआ है, क्या प्राप्त हुआ है, CH3 CH2 CH2 CH3, इसका नाम है बेटा N-ब्यूटेन, ये N-ब्यूटेन। और आपको कि सर ये क्या नाम है N-ब्यूटेन, ये नाम है, रूड नेम है इसका, N नॉर्मल शाखा। ये किसने दी, कैसी पद्धति है, ये रूड पद्धति है। अब आगे सुनिए, ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं CH3 CH3, ये 2 लिख दिए, ये CH3, ठीक है। इसको हम कहेंगे ये आइसो की श्रेणी है, तो हम इसका नाम लिखेंगे आइसोब्यूटेन, आइसोब्यूटेन, आइसोब्यूटेन कहेंगे, ठीक है, ध्यान रखना। इसको देखो बेटा, इसको कैसे लिखोगे आप, हमने ये लिख दिया, ये CH3 जोड़ दिया, इधर भी CH3 जोड़ दिया, इधर भी CH3 जोड़ दिया, यहाँ पे CH3, एक मिनट बेटा, यहाँ पे आप ले लो C5 की बात करते हैं बेटा, C5H12 की बात करेंगे बेटा, ठीक है। और यहाँ पे आपको एक और जोड़ना पड़ेगा, ध्यान रखना, और इसका नाम क्या हो जाएगा, N-पेंटेन हो गया, ठीक है। और इसका नाम भी पेंटेन करना पड़ेगा आपको, पेंटेन करना पड़ेगा, और इसमें एक और जोड़ना पड़ेगा आपको, CH2 CH3, ठीक है। इसमें भी ये आइसोपेंटेन, इसको बोलते हैं आइसोपेंटेन, आइसोपेंटेन, ठीक है। अब आपको कि सर ये आपने पहले 4 किया, यहाँ पे बाद में 5 किया, तो देखो इससे ये आइसो नहीं बनता, 5 कार्बन चाहिए आइसो बनाने के लिए, ठीक है। अब आपको कि सर कैसे, देखो भाई, अगर आपने कार्बन 4 रख दिए बेटा, ये रख दिए, तो इससे 2 ही चीज़ें बनेगी, ये कौन कौन सी, एक तो बन जाएगा आपके N-ब्यूटेन बन जाएगा, मैं बना देता हूँ, लो ये बन जाएगा। अब कार्बन देखो इसमें कितने, 1 2 3 4, हाइड्रोजन देखो 3 2 5 2 7 3 10 हो गए। अब ये बन सकता है इससे आपका 3 3 6, हाइड्रोजन की बात कर रहा हूँ, 3 3 6 और 1 7 और ये 3 10, ठीक है। तो ये 10 हो गए, और कार्बन कितने हो गए, 4 हो गए, तो इसको बोलते हैं हम आइसोब्यूटेन, ये आइसोब्यूटेन हो सकता है, ठीक है, समझ में आ रही है। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है कि रूड पद्धति के अंदर 3 शब्दों को आपको पता होना चाहिए, 3 शब्द, N-ब्यूटेन, N, आइसो और नियो, ये 3 शब्द रूड पद्धति के ही माने जाएंगे, ठीक है। तो आगे जो है प्रिय विद्यार्थियों, आपको बताया जाएगा फंक्शनल ग्रुप के बारे में, क्रियात्मक समूह क्या होते हैं, और मैं आपको कहूँगा कि आप वो उन्हें याद भी करें, लेकिन आज का जो काम है उनको आप प्रैक्टिस ज़रूर करें, और अगर आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो ये आएंगे। और आपकी कोई भी अगर कोई बात आपको समझ नहीं आ रही है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा उन विद्यार्थियों तक पहुँचाएँ जिनकी पढ़ाई बिल्कुल अभी बाधित हो रही है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरा जो चैनल है वो सब्सक्राइब कर लें,
बेल आइकन को दबाने पे आपके पास सारे के सारे जितने भी वीडियो आएंगे उसका नोटिफिकेशन आता रहेगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।